तो दोस्तों हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। जो ये आपका फास्ट रैपिड रिवीजन है, इसमें मैं एक बात आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं कि मैं इधर कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कंसेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में। कंसेप्ट लिखा हुआ आएगा, बस मैं आपको फटाफट समझा दूंगा। कंसेप्ट मैं सारे कराऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा जो बोर्ड में आने की संभावना है। बेफालतू के सवाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ काम के सवाल दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों कंसंट्रेशन टर्म्स में आपके लिए दो इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स लाया हूं, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ध्यान सुनना, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। अच्छा, अक्सर ना एक सवाल पूछा जाता है, दोनों में से ना अच्छा कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है? तो एक बात बताओ, मान लो तुम लैब में चले गए, लैब में जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो क्या चीज वेरी करती है पता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरी करेगा। अगर टेम्परेचर वेरी करता है, तो टेम्परेचर वेरी करने से पता है क्या चीज वेरी करती है? वॉल्यूम या मास? वॉल्यूम। लैब में गए, टेम्परेचर वेरी करा, टेम्परेचर के कारण दोस्तों वॉल्यूम वेरी करा। सुना, वॉल्यूम जैसे ही वेरी करेगा तो मोलैरिटी भी तो वेरी करेगी। ये क्या हुआ? लैब में एक्सपेरिमेंट करने से कुछ समय के बाद मोलैरिटी अपने आप बदल गई। ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर आपके पास सॉल्यूशन एक है तो उसकी मोलैरिटी सेम रहनी चाहिए थी। क्या रहनी चाहिए थी? सेम। लेकिन इधर देखो, टेम्परेचर बदल लो, मास तो बदलने वाला नहीं है। मास नहीं बदलेगा तो मोलैरिटी आपकी सेम रहेगी। तो मोलैरिटी इज गुड कंसंट्रेशन टर्म बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन मास विच डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। अगली बात, आपको ना वेट बाय वेट परसेंटेज दिया जाएगा। जैसे एक्स आपको दे दिया वेट बाय वेट परसेंटेज। ये वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है? अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाऊं, कितने ग्राम का? 100। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जितने ग्राम होते हैं उसे बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। मान लो ये एक्स है, कितना है? एक्स। एम नोट है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप मोलैरिटी ना बिल्कुल सीधी निकाल सकते हो, सीधी। पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? 10xd बाय एम नोट। दोस्तों अगर आपको वेट बाय वेट परसेंटेज मालूम है x, आपको डेंसिटी मालूम है सॉल्यूशन की d, सोल्यूट का मोलर मास है एम नोट, तो सीधा आप निकाल सकते हो मोलैरिटी। सीधा दोस्तों आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। मोलैरिटी होगी 10xd बाय एम नोट। एग्जामिनर की दोस्तों बहुत पसंद है कि वेट बाय वेट परसेंटेज देकर, सुना, वेट बाय वेट परसेंटेज देकर आपसे कभी कभी मोलैलिटी पूछता है, कभी कभी मोलैरिटी पूछता है। एक बात सुनना, सबसे पहले मैं मोलैलिटी की बात करता हूं। मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी की अगर मैं बात करूं, देखो सुना ध्यान से, अगर दोस्तों मैं मोलैलिटी की बात करूं तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बताओ, अभी पढ़कर आए थे। क्या है जी? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। सुना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सुनते रहना बिल्कुल ध्यान से। तुम्हें दे क्या रखा है? देखते हैं दे क्या रखा है। तुम्हें पता क्या दे रखा है? तुम्हें दे रखा है 10% है ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज को वाटर में डाला, वेट बाय वेट परसेंटेज 10 है। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी? कोई मुझे बता सकता है 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट? 10। तो सुनो, यही तो मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज है जी। 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन। सुनते रहो बस, बहुत अच्छे। अच्छा, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का मोलर मास पता है कितना होता है? 180। याद रखना, ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का पता है कितना? 342। भाई साहब इससे मैं क्या करूं? भाई साहब इसको सैंपल मान लो। क्या मान लो? सैंपल।
तुम ये मान लो तुम्हारे पास 100 ग्राम का सैंपल है, 100 ग्राम में पता कितना सोल्यूट है, 10 ग्राम। तुम्हें मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक बात बता, मास ऑफ सोल्यूट तो मालूम है 10, अगर मास से मोल्स निकालना है, पता मास से मोल्स निकालना है तो मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, देखो ये मोल्स आ गया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। चलो भाई, नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। भाई साहब सॉल्वेंट का मास निकालना है केजी में, वो भी पहले ग्राम में तो निकालो। ये किसका मास है, सॉल्यूशन, ये किसका है, सोल्यूट। अगर मैं सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास माइनस कर दूं तो किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट। पता सॉल्वेंट का मास कितना आएगा, 100 मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, यह है 90 ग्राम जी। क्या है जी, 90 ग्राम। लेकिन मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए, किस में चाहिए, ग्राम या केजी, केजी। ग्राम में तो मेरे पास आ गया, अगर केजी में चाहिए तो बताओ 1000 से क्या कर दूं, डिवाइड। अगर मुझे मास को ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दूं, सुनना 90 1000 से डिवाइड कर दो, कर दिया। ये वैल्यू निकालना, ये आएगी 0.61। ये आपकी दोस्तों मोलैलिटी आ जाएगी। मोलैलिटी की यूनिट को पता है कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एम से। क्लियर है। तो देख लो यार, तुम्हें कैसे वेट बाय वेट परसेंटेज देखा था, तुमने मोलैरिटी निकाल दी। एक चीज और पूछी है, मोलैरिटी। लेकिन यार अभी तो मैंने आपको बताया मोलैरिटी तो मैं सीधा निकाल सकता हूं। अगर मुझे वेट बाय वेट परसेंटेज चाहिए, डेंसिटी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सीधा निकाल सकते हो, सीधा। चलो कोशिश करते हैं, पता ना मोलैरिटी का फॉर्मूला सीधा 10xd बाय एम नोट। पता ना वेट बाय वेट परसेंटेज जी कितना है जी, बताओ कितना वेट बाय वेट परसेंटेज, 10। लो भाई 10 डाल दिया। अच्छा डेंसिटी कितनी है जी, 1.2, और डेंसिटी होनी भी ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए थी। नीचे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, पता मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना, ग्लूकोज का मोलर मास 180। लो भाई 180 डाला। जब इसको सोल्व करोगे दोस्तों यह आ जाएगा 0.66। मोलैरिटी है तो कैपिटल एम। तो इस प्रकार आप मोलैलिटी भी निकाल सकते हो, मोलैरिटी भी। काफी फेमस सवाल है, बार बार आता है, बार बार, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज देकर आपसे मोलैलिटी या मोलैरिटी आपसे पूछ सकता है। बढ़े आगे, सुना असर्शन रीजनिंग के सवाल आते हैं। क्या होता है इसका, जैसे ए का मतलब क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है और जो आपका रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आप बी टिक करते हो तो इसका मतलब क्या है, दोनों करेक्ट हैं लेकिन जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी असर्शन ए स्टेटमेंट सही है और जो आर है वो गलत है। डी ए ही गलत है, असर्शन ही गलत है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। सबसे आसान पता है एक बात बताऊं, असर्शन रीजनिंग में अगर कोई एक गलत निकल जाए ना तो अच्छी बात है। लोग गलतियां क्या करते हैं, ए और बी। अब मेरी बात सुन लो, तुम क्या करो, अगर तुम्हें चेक करना है कि ये सही ए या बी में से क्या होगा, तुमने ये तो पता लगा लिया दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इस बात का कैसे पता लगेगा। पहला स्टेटमेंट पढ़कर बिकॉज लगा दो, पहली स्टेटमेंट पढ़ो फिर बिकॉज बोलकर मनी मन में सेकंड स्टेटमेंट बोलो और देखो कुछ इनका लिंक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। अगर कुछ लिंक बैठे तो ए, ना बैठे तो बी। सही है। अब देखो असर्शन रीजनिंग का सवाल है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। बताओ क्या मोलैरिटी टेम्परेचर से चेंज होती है। देखो मोलैरिटी के फॉर्मूले में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स। सुना, टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होने से क्या चेंज होती है, मोलैरिटी। तो देखो मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, राइट, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। कह रहा है वॉल्यूम जो होता है ना वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है। बिल्कुल यार, और शायद यही रीजन है, टेम्परेचर चेंज होने से, देखो टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होने से मोलैरिटी चेंज होती है। तो बिल्कुल भाई वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर, और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
क्यों? वाई मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर? वाई? बिकॉज वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर। तो दोनों करेक्ट भी हैं और ये जो है आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो क्या आएगा? ए आ जाएगा जी। ध्यान रखना, मोलैरिटी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर वेट बाय वेट परसेंटेज दिया तो निकालनी आनी चाहिए, और इस तरह के थ्योरेटिकल सवाल आए तो कर देना। हेनरीज लॉ, देखो यार, लिक्विड के अंदर गैस के घुलने की बात करता हूं, लिक्विड के अंदर गैस के घुलने की बात करता हूं। एक टर्म होता है सोलबिलिटी ऑफ गैस। 1 लीटर अगर तुम लिक्विड लोगे ना, उसमें मैक्सिमम जो गैस घुलेगी उसे बोलते हैं सोलबिलिटी। क्या बोलते हैं? सोलबिलिटी। अब वो सोलबिलिटी डिपेंड किस पर करती है दोस्तों? एक डिपेंड करती है प्रेशर पर, बहुत खतरनाक तरीके से। पता कैसे? एक सिंपल सी बात बताओ यार, ये कंटेनर है, ये तुमने ऊपर गैस रखी, तुम जितना प्रेशर लगाओगे उतना ही गैस का अमाउंट लिक्विड में बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। प्रेशर को इंक्रीज करोगे, गैस का अमाउंट बढ़ेगा। इसका मतलब गैस का जो लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन है वो इस प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। या मैं इसका उल्टा बोल दूं, जो आपका प्रेशर है वो इस मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। एक बात बताऊं, आपको ये मालूम पड़ गया कि गैस लिक्विड में बहुत घुली है, इसका मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। ऐसा कब होगा? जो ऊपर से प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। इसका मतलब जो ये प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के। यही है दोस्तों हेनरीज लॉ, ठीक है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस अबव लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है? क्यों भाई? जितना अमाउंट गैस का इधर घुला होगा, इसका मतलब ऊपर से उतना ही तो प्रेशर लग रहा होगा। तो ये हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड। इसका मतलब समझना, इस एक्सप्रेशन को लिख तो देते हैं लेकिन इसका मतलब आसानी से समझ नहीं आता। देखो भाई, ये P क्या है पता है? ये P है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्या लिक्विड के अंदर है? लिक्विड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर। जिस गैस के मैं घुलने की बात कर रहा हूं ना, जिस गैस के मैं घुलने की बात कर रहा हूं, ये उसी गैस का पार्शियल प्रेशर है। क्लियर है? व्हाट इज KH? KH इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। देखो भाई, हर गैस ना अलग अलग तरीके से घुलती है, हर गैस का अलग अलग KH है। ये एक कांस्टेंट है, इसे ना सिर्फ तापमान बदल सकता है, या गैस बदलोगे तो बदल जाएगा, वैसे नहीं बदलेगा, ठीक है? इधर आ जाओ। ये X क्या है? कैसा मोल फ्रैक्शन है? क्या ये गैस का हवा में मोल फ्रैक्शन है? नहीं, ये उस गैस का मोल फ्रैक्शन किसके अंदर है? लिक्विड है। समझ गए? मान लो N2 गैस की घुलने की बात कर रहे हैं, तो N2 जब पानी में घुलेगी, पानी में घुलने के बाद जो N2 का मोल फ्रैक्शन होगा वो N2 का मोल फ्रैक्शन है। ये N2 गैस का KH है। ये N2 गैस का पार्शियल प्रेशर अबव लिक्विड, पानी के ऊपर जो N2 गैस का पार्शियल प्रेशर लग रहा है वो है। हर टर्म का मतलब पता होना चाहिए। ये कैसा प्रेशर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। ये कैसा मोल फ्रैक्शन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तुम्हें बता दिया। देखो, अगर प्रेशर तुम ज्यादा अप्लाई करोगे तो मोल फ्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा, गैस ज्यादा से ज्यादा घुलेगी। ये गैस ज्यादा से ज्यादा घुली हुई है, इसका लो ऊपर से प्रेशर क्या लग रहा है? ज्यादा। इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। एक टेम्परेचर और है, टेम्परेचर का भी बड़ा रोल है। आपको पता है, जब गैस लिक्विड में घुलती है तो ये फिनोमिना जो है वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। गैस का लिक्विड में घुलना, ध्यान सुनना, लिक्विड स्टेबल है, गैस का लिक्विड में घुलना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कब फेवरेबल होता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल याद करो, एट लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। दोस्तों, अगर तुम एक्सोथर्मिक को फेवरेबल करना चाहते हो ना, तो तुम्हें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। और अगर कोई टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो ये फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। तो बिल्कुल नहीं गैस घुलेगी लिक्विड में। इधर आ जाओ। डिसोल्यूशन, गैस का घुलना, इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इंक्रीज इन टेम्परेचर अनफेवर्स द सोलबिलिटी। भाई अगर तुम चाहते हो ना लिक्विड में गैस घुले तो टेम्परेचर को बढ़ाना मत घटाना, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना दिक्कत हो जाएगी। टेम्परेचर के बढ़ाने से तो एंडोथर्मिक प्रोसेस फेवरेबल होती है, लेकिन गैस का घुलना कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। कब फेवरेबल होगी? लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। ठंडे पानी में ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो मछली हैं, मगरमच्छ हैं, ये ज्यादा कंफर्टेबल फील क्यों करते हैं जी? क्यों करते हैं? सुनना, ये मछली है, ये ज्यादा अच्छा फील क्यों करते हैं? देखो भाई O2 हवा में है, अब मछली को जीना है, पानी में ऑक्सीजन ढंग से घुलनी चाहिए, ठीक है। बताओ ऑक्सीजन पानी में ढंग से कब घुलेगी? जब टेम्परेचर लो होगा या हाई? लो। लो का मतलब कोल्ड वाटर या हॉट? कोल्ड, ठीक है। इसलिए कोल्ड वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स अच्छा फील करते हैं। यहां पर देख भी सकते हो तुम, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज द सोलबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। बिल्कुल यार, तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम घुलेगी, और जब एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो दोस्तों उनको ब्रीथ करने में डिफिकल्टी फील होगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीजेस, it becomes more difficult to breathe as oxygen is less. So aquatic species are comfortable in warm water, are not comfortable in warm water. comfortable नहीं। ऑक्सीजन का पानी में घुलना ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है, लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा, मतलब कोल्ड वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन घुलेगी। इसलिए मछली कहाँ अच्छा फील करेंगी पानी में? श्रीनगर या जैसलमेर? है श्रीनगर। श्रीनगर अच्छा फील करेगी, वहां देखना मछलियां बहुत खुश मिलेगी, उनके चेहरे पे स्माइल मिलेगी। और जैसलमेर में रो रही होती है मछलियां, मर जाती हैं रो रो कर। चलिए अब मैं आपको बात कर रहा था हेनरीज लॉ, जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, मैं बात कर रहा था इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। आता है, देखो यार आपको कैसे पता लगेगा हेनरीज लॉ पर न्यूमेरिकल आ गया? गैस के घुलने की बात होगी लिक्विड के अंदर। जैसे देखो N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ? भाई साहब देखो 1 लीटर पानी है जी, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, बहुत अच्छे। और N2 के बबल्स उसमें से निकल रहे हैं। अज्यूम N2 एक्सर्ट्स ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार given that the Henry's law constant for the N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। आपको बताना है 1 लीटर पानी में कितनी N2 गैस डिसॉल्व्ड है। आपको क्या बताना है? 1 लीटर पानी में कितनी N2 गैस डिसॉल्व्ड है, ठीक है। कैसे बताएंगे? ध्यान सुनो, कैसे बताएंगे? मुझे पता है गैस के लिक्विड में घुलने की बात हो रही है, फटाफट हेनरीज लॉ लगा दो। देखो प्रेशर इक्वल टू KH इंटू काई। अच्छा N2 गैस की घुलने की बात हो रही है, तो किस गैस का प्रेशर है लिक्विड के ऊपर? N2। N2 का पार्शियल प्रेशर। ये किसका मोल फ्रैक्शन है लिक्विड के अंदर? N2। N2 के घुलने की बात हो रही है तो N2 का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। क्लियर है? एक बात आओ, जो दे रखा है पुट कर दो, वहीं से तो कुछ आएगा। N2 का पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है जी? N2 एक्सर्ट से पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। अच्छा KH कितना दे रखा है? इतना किलो बार। लेकिन देखो अगर आपने प्रेशर को बार में पुट करा तो KH भी किस में होना चाहिए? बार। तो किलो बार को क्या करोगे? किस में कन्वर्ट करोगे? बार। 1000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। देखो जब मैंने इसे मल्टीप्लाई करा 1000 से, ये आ गया काई N2। अब सुनना मेरी बात, काई N2 निकाल लो। काई N2 क्या होगा? इसको नीचे पुट कर दो, 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10 की 3। ये सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.29
इंटू 10 की पावर -5। तुम बहुत करीब हो, पता है कैसे? ये लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तुम्हें क्या चाहिए? मोल्स ऑफ N2। तो यार ये बताओ, मोल्स ऑफ N2 किसके अंदर होंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 के अंदर तो होंगे। मोल्स ऑफ N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 के अंदर होंगे। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ N2 अपॉन नीचे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब N2 प्लस पानी, N2 प्लस पानी, ऐसा होगा जी। यहां जो 1.29 इंटू 10 की पावर -5। क्लियर है? अब बिल्कुल एक एक चीज ध्यान पूर्वक। भाई साहब, जब गैस लिक्विड में घुलती है तो गैस की मात्रा लिक्विड के सामने कुछ भी नहीं है। जब गैस लिक्विड में घुलती है तो गैस की मात्रा लिक्विड के सामने कुछ भी नहीं है। इस गैस की मात्रा को लिक्विड के सामने नेग्लिजिबल कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? नेग्लिजिबल। उड़ा दो N2 के मोल्स को पानी के मोल्स के सामने, उड़ा दो। उड़ा दिया तो देखो, मोल्स ऑफ N2 अपॉन नीचे पानी के मोल्स। पानी के मोल्स कैसे निकलेंगे यार? पानी का तो मुझे वॉल्यूम पता है, कितना है? लीटर। और पानी की डेंसिटी भी तुम्हें पता होती है, कितनी होती है? 1। अच्छा, 1 लीटर का मतलब कितने ml जी? 1000। पानी की डेंसिटी क्या है? 1। मतलब 1 ml में कितने ग्राम? 1 ml में कितने ग्राम? 1। ठीक है, तो 1000 ml में कितने ग्राम? 1000 ग्राम आ गया जी। पानी का ग्राम आ गया, पानी का मास आ गया। क्या पानी के मोल्स निकाल सकते हो? बताओ, मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मास आ गया पानी का 1000 बटे, देख लो भाई, इधर मोल्स ऑफ पानी था, ये तो नेग्लिजिबल है भाई साहब। गैस की लिक्विड के सामने क्या औकात? कोई औकात नहीं है। मास अपॉन मोलर मास, ठीक है जी, इक्वल टू 1.29 इंटू 10 की पावर -5। अब सुनो भाई साहब, यहां से जब ये पता है कि वैल्यू कितनी है? ये 55.55। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बता देता हूं, ये वैल्यू आ जाएगी 0.716 इंटू 10 की पावर -3। ये मोल्स में आ गई, ये आ गई मोल्स में। लेकिन अगर तुम मोल से मिली मोल्स बनाना चाहते हो तो 1000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। 1000 से क्या करोगे? मल्टी। ये तो मोल्स आ गया, ये तो मोल्स आ गया। अगर तुम मोल से मिली मोल्स बनाना चाहते हो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये फैक्टर चला जाएगा, ये आ जाएगा इतना मिली मोल्स। क्लियर? कब पता लगेगा हेनरीज लॉ वाला एक्सप्रेशन लगाना है? जब गैस की घुलने की बात किस में होगी? लिक्विड, या KH दे रखा है तुम्हें। क्लियर? अच्छा, एक वैसे फैक्ट बता देता हूं, इधर ही एक चीज बता देता हूं तुम्हें। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, सुनना, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस कम घुलेगी, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? घटेगा। एक्स को इधर ले जाओ, KH क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इनवर्सली? इनवर्सली भाई साहब, KH एक्स को नीचे ले जाओगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कम घुलेगा, कम घुलेगा तो ये एक्स घटेगा, एक्स घटेगा तो KH बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। डन? बढ़ता है आगे। ठीक है, हेनरीज लॉ का स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, स्टैंडर्ड आएगा तो ऐसा आएगा। राउट्स लॉ। दोस्तों, अगर मान लो मेरे पास अकेला, ध्यान सुनना बिल्कुल ध्यान से, अकेला मेरे पास A है। अगर मेरे पास कंटेनर में अकेला A है तो ऊपर A के वेपर्स बनेंगे सिर्फ। अकेले A के वेपर्स के कारण जो वेपर प्रेशर आएगा उसे बोलता हूं PA0। क्या बोलता हूं? PA0। अगर मैं अकेला B ले लूं, अगर मैं अकेला B ले लूं, अकेले B के जो वेपर्स बनेंगे उनके कारण जो वेपर प्रेशर आएगा उसे क्या बोलेंगे? PB0। सवाल आता है, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं
अगर ए और बी को मैं मिक्स कर दूं तो बताओ, मिक्स करने पर तो ए भी आ जाएगा, इसमें बी भी आ जाएगा। तो बताओ मिक्स करने के बाद ए का वेपर प्रेशर कितना होगा, बी का कितना होगा? समझे? ए का कितना होगा, बी का कितना होगा? तो सुन लो, मिक्स करने के बाद ए का वेपर प्रेशर पता है कितना होता है? पी ए नोट इंटू का। व्हाट इज पी ए नोट? प्योर ए का वेपर प्रेशर। बोलो किसका? प्योर ए का वेपर प्रेशर। व्हाट इज काई ए? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन मिक्सचर। अरे जब ये ए और बी का मिक्सचर बनेगा, कुछ ए का मोल फ्रैक्शन होगा, कुछ बी का होगा। ऐसी पीबी इक्वल टू पीबी नोट इंटू काई बी। अगर पी ए नोट इंटू काई है तो पीबी क्या होगा? पीबी नोट इंटू काई बी। यही राउट्स लॉ है। राउट्स लॉ पता क्या कहता है? एक गैस का, सॉरी एक लिक्विड का देखो, इस ए का ऊपर कितना वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस ए के मोल फ्रैक्शन पे। ऊपर ए कितना बनेगा, ऊपर ए का कितना पार्शियल प्रेशर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के मोल फ्रैक्शन पे इन लिक्विड मिक्सचर। देख लो, यही राउट्स लॉ है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट सॉल्यूशन। समझ गए? सुनना, अगर इसमें ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऊपर ए का पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। यह है राउट्स लॉ। क्लियर है? ये पीए है, ये पीबी है, दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें पी टोटल मिल जाएगा, पी ए नोट काई ए प्लस पीबी नोट काई बी। नीचे आ जाओ, एक सवाल है इसमें। भाई साहब ठीक है, ये काई ए काई बी तो ए और बी का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड मिक्सचर में, लेकिन एक बताओ, ए के वेपर्स ऊपर भी तो गए, बी के वेपर्स ऊपर भी तो गए। कई बार ना आपसे पूछ लेंगे, यहां भी तो ए के वेपर्स हैं, यहां भी तो बी के वेपर्स हैं, तो तुमसे सीधा पूछेंगे बताओ वेपर फेज के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, वेपर फेज के अंदर बी का कितना है। तो बताऊं, वो जरूरी नहीं है वो काई ए काई बी के बराबर हो। मान लो ए है इधर 60%, बी है 40%, तो ऊपर जरूरी नहीं है वेपर फेज में ए बी 60% हो, बी 40 नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्या पता ए 70% हो, बी 30% हो, क्या पता ए 50% हो, बी 50% हो। तो जरूरी नहीं है कि लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन क्या है, सेम। तो यहां पर अगर आपको वेपर फेज के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो तुम सिंपल सा एक फंडा लगा दो, जो पीए है ना, पीए ए का ऊपर वेपर प्रेशर, नीचे अपोन में टोटल प्रेशर। ठीक है? अगर बी का वेपर प्रेशर चाहिए, क्या करोगे? बी का वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, सीधा आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। तो राउट्स लॉ डिफाइन करा और थोड़ा सा समझा इसमें क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको पता लगेगा, राउट्स लॉ की थोड़ी सी फील आएगी। देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड्स ए एंड बी। प्योर ए का वेपर प्रेशर दोस्तों दे रखा है, प्योर ए का वेपर प्रेशर दे रखा है 450, प्योर बी का दे रखा है 700 mm रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन टेम्परेचर। कोई परेशानी नहीं है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। बताइए ये जो मिक्सचर है किस किस का, ए और बी का, इसमें कितना ए है कितना बी है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। इस लिक्विड मिक्सचर में कितना ए है और कितना बी है। बताइए काई ए कितना है, काई बी कितना है। और आपको दे रखा है, पता क्या दे रखा है, क्या दे रखा है? फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600। यहां का टोटल जो वेपर प्रेशर है, टोटल, सुना, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर आपको दे रखा है 600। कोई मुझे बता सकता है ये टोटल किस किस से मिलकर बना? ए और बी, ए और बी। ए का है पी ए नोट काई ए, बी का कितना है जी? पी बी नोट काई बी। अरे भाई ये टोटल किस किस से मिलकर बना? पी ए प्लस पी बी से जी, पी ए प्लस पी बी से मिलकर बना। पी ए का कितना होता है, अभी पढ़कर आए थे, पी ए नोट काई ए, और पी बी कितना होता है, पी बी नोट काई बी। सुनते रहना ध्यान से। ये है टोटल, ये है टोटल।
अब टोटल तुम्हें कितना दे रखा है 600। सुनो, अच्छा ए का प्योर कितना, प्योर ए का कितना 450, ये मैंने लिखा का ये। अच्छा प्योर बी का दोस्तों 700। अब मैं क्या करूं, मुझे का भी फाइंड करना है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, चाहे कंपोनेंट 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है 1। अगर मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 है तो क्या मैं काई बी को काई ए की टर्म में पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं। बताओ काई बी क्या होगा 1 माइनस काई ए। जैसे ही इस काई बी को डालूंगा 1 माइनस काई ए, अब काई ए निकालने का प्रयास करते हैं, कैसे करें 600, देखो यहां से आया 700, 700 माइनस 450 काई ए माइनस 700 काई ए कितना 250 काई ए। दोस्तों यहां से काई ए निकालोगे ना, सुनना 700 माइनस 600, यहां से काई ए निकालोगे 100/250, यह आ जाएगा 0.4, काई ए आ जाएगा 0.4। अगर काई ए 0.4 आ गया तो पता काई भी कितना 1 माइनस 0.4, दोस्तों काई भी आ जाएगा 0.6, 1 माइनस 0.4 0.6। चलो भाई तुमने लिक्विड मिक्सचर में ए और बी का मोल फ्रैक्शन बता दिया, तुमने लिक्विड मिक्सचर में ए और बी का मोल फ्रैक्शन बता दिया, बता दिया। अब तुमसे वेपर फेज में पूछा गया है, सुनना तुमसे पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है, बिल्कुल एक चीज देखना, तुमसे पूछा गया वाई ए कितना है और वाई बी कितना है, कैसे निकाल सकते हो। बिल्कुल सुना, वेरी गुड। वाई ए क्या होगा पी ए बाई पी टी, बहुत खूबसूरत। पी ए कितना, अच्छा पी ए कितना जी, पी ए नॉट इंटू काई ए, पी ए कितना पी ए नॉट इंटू काई ए अपॉन पी टी। अब भाई पुट कर दो, एक बात बोलूं, पी ए नोट कितना है 450, काई ए निकाला तुमने कितना 0.4, पीटी कितना 600। और आपको एक बात पता है 450 इंटू 0.4 कितना आएगा 180, 180/600 कितना 0.3 निकालोगे। और ऐसे ही अगर y भी निकालना चाहते हो तो पता क्या करोगे, या तो सीधा अगर एक का 0.3 है तो दूसरे का कितना होगा 0.7, क्योंकि कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है 1। लेकिन फिर भी तुम निकालना चाहते हो तो पीवी बाई पीटी करके निकाल सकते हो। ऊपर तुम करोगे पीवी नोट इंटू काई बी, वट इज पीवी नोट 700, वट इज काई बी 0.6 अपॉन 600। पता ऊपर पीवी कितना आया, क्या है 420, 420 अपॉन 600, ये कितना आया जी 0.7। और मैं तो सीधा ही बता सकता था। तो कई बार वेपर फेज का भी सवाल आता है, वेपर फेज के लिए ना सीधा याद कर लो, पता क्या ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा पी ए बाई पी टी, पी ए बाई टी। ये पी ए कौन सा है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ए का वेपर प्रेशर होता है पी ए नोट इनटू का ये, ठीक है। व्हाट इज वाई बी पी बी अपॉन पी टी, पी बी क्या है जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बी का वेपर प्रेशर होता है। और पूछने को ना इससे बड़ा आसान सवाल भी आता है, बिल्कुल आसान सवाल तो क्या करता है यार, जो तुम्हारा ये पीटी का फॉर्मूला है तुम्हें प्योर ए का प्रेशर दे देगा, प्योर बी का दे देगा, तुम्हें ना ए और बी की मात्रा दे देगा। सुनना ए और बी की क्या दे देगा मात्रा। अगर ए और बी का अमाउंट पता है तो तुम ए और बी के मोल्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो मोल्स। अगर ए और बी के तुम मोल्स निकाल सकते हो, ए और बी का क्या निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन। जैसे मोल फ्रैक्शन पुट करोगे पीटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा पीटी आ जाएगा। और वहां से भी तुमसे फिर वाई ए वाई बी निकालने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। राउल्ट्स लॉ पे तो न्यूमेरिकली ये बनते हैं और कुछ बनता भी तो नहीं, या तो राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करने के लिए आ जाएगा या ऐसा न्यूमेरिकल आ जाएगा। और क्या करेगा राउल्ट्स लॉ, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखना आइडियल सॉल्यूशन।
दोस्तों ऐसे सॉल्यूशन जो कानून को फॉलो करते हैं, जो नियम का पालन करते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करे ना तो उन्हें बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो ना करे उन्हें बोलेंगे नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएशन। यार राउट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है? मैंने ए और बी को मिक्स कर दिया, मैंने ए और बी को मिक्स कर दिया और मैंने ऊपर ना प्रेशर को मेजर करने के लिए कोई मीटर लगा दिया। भाई साहब अब जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड आएगा ना वो पता है कौन से किसके बराबर आने लगा? जो राउट्स लॉ का प्रेशर होता है। राउट्स लॉ का प्रेशर टोटल कितना होता है? पी ए नॉट का ए प्लस पी बी नॉट का बी। अगर मीटर लगाने के बाद मीटर राउट्स लॉ वाला प्रेशर मेजर कर दे तो दोस्तों इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। देखो आइडियल सॉल्यूशन पी ऑब्जर्व्ड पी थियोरेटिकल। ये थियोरेटिकल पता है कौन सा है? ये थियोरेटिकल कौन सा है? राउट्स लॉ वाला प्रेशर। ये राउट्स लॉ वाला प्रेशर है। अगर मैं टोटल की बात करूं पता है कितना होगा टोटल? पी ए नॉट का ए प्लस पी बी नॉट का बी। लेकिन जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो ना करे, पी ऑब्जर्व्ड लेस देन पी थियोरेटिकल आ जाए या पी ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन पी थियोरेटिकल आ जाए, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन बता देता हूं यार, बिना बकवास के आपको बता देता हूं। ए और बी को जब तुम मिक्स करते हो ना, अगर जो ए ए इंटरेक्शन है वही बी बी इंटरेक्शन है, जो ए ए इंटरेक्शन है वही बी बी, और मिक्स होने के बाद नए इंटरेक्शन बनता है। मिक्स होने के बाद क्या बनता है? ए बी। अगर मिक्स होने के बाद जो ए बी इंटरेक्शन बने वो भी पुराने जैसे बने, ए ए और बी बी जैसे, तो इसका आइडियल सॉल्यूशन है। और इसमें ना वॉल्यूम कंजर्व रहता है। जैसे मैंने ए लिया 20 ml, बी लिया 30 ml, मिक्स करूंगा ना पता कितना आएगा? 50। तो अगर वॉल्यूम कंजर्व रहता है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? 0। और आपको पता है इसमें ना सब कुछ आइडियल है। जितनी एनर्जी ए ए बी बी को तोड़ने के लगती है ना उतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है जब ए बी बनता है। तो ओवरऑल एनर्जी का एक्सचेंज भी 0, एनर्जी का एक्सचेंज भी 0। आइडियल सॉल्यूशन पता है कौन बनाते हैं? एक जैसे लोग, एक जैसे लोग। बेंजीन प्लस टोलिन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, जो एक जैसे दिखाई देते हैं वो आइडियल बनाते हैं। अब आ जाओ नॉन आइडियल पे। इधर एक खास बात बतानी है। नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन कैसा होगा? ये नेगेटिव डेविएशन मन में आता है। नेगेटिव डेविएशन कैसा होगा? सुनना, जो ए और बी को मिक्स करने के बाद में जो ए बी बॉन्ड बनेगा ना वो मजबूत बन जाएगा। एक चीज रट लो, बाद वाला बॉन्ड मजबूत बनेगा। बाद वाला क्या बनेगा? मजबूत। मतलब ए बी इंटरेक्शन अच्छा होगा, जो बाद वाला बॉन्ड बनेगा वो मजबूत बनेगा। देख लो ए बी जो इंटरेक्शन है वो ए ए और बी बी से क्या है? अच्छा। क्लियर है? अच्छी बात आओ यार, ए बी इंटरेक्शन अगर अच्छा बन गया, अगर ए और बी में फ्रेंडशिप अच्छी होगी तो उड़कर कम जाएंगे ऊपर, वेपर्स क्या बनाएंगे? कम। तो देख पी ऑब्जर्व्ड लेस देन पी थियोरेटिकल। पी ऑब्जर्व्ड जो है वो पी थियोरेटिकल से कम आ रहा है। कम आने का मतलब नेगेटिव डेविएशन है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव डेविएशन का ये भी मतलब होता है कि प्रेशर हमें कम मिल रहा है, राउट्स लॉ से कम मिल रहा है। किससे कम मिल रहा है? राउट्स लॉ से। राउट्स लॉ वाले से कम मिल रहा है। एक बात बताओ, अगर बाद में इंटरेक्शन अच्छे हो गए तो ए बी तो ऐसे भीड़ा भीड़ा हो जाएगा, पास पास आ जाएंगे, तो बाद वाला वॉल्यूम कम होगा। बाद वाला वॉल्यूम क्या होगा? कम। और बाद वाली जब वॉल्यूम कम होता है तो चेंज क्या होता है? नेगेटिव। अगली चीज मैं कह रहा हूं, बाद वाला बॉन्ड मजबूत बन गया तो भाई बाद वाले बॉन्ड जब बने तो उसमें ढेर सारी एनर्जी रिलीज हुई। इतनी तो ए ए और बी बी को तोड़ने के लिए नहीं लगी थी। अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, एब्जॉर्ब कम होगी, तो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी। अगर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी तो डेल्टा एच क्या आएगा? लेस देन 0। तो एक चीज याद कर लो ना यार। क्या याद करोगे? नेगेटिव डेविएशन में बाद में बनने वाले बॉन्ड क्या बन गए? स्ट्रॉन्ग। और इसका एग्जांपल सुन लो, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। दोस्तों बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। एसीटोन ये है, सुनना, ये एसीटोन है और ये है क्लोरोफॉर्म, ये है क्लोरोफॉर्म। दोस्तों क्लोरोफॉर्म दोस्तों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगते हैं। पहले ना कुछ नहीं हो रहा, एसीटोन एसीटोन में कुछ नहीं हो रहा, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म में कुछ नहीं हो रहा। जैसे तुम मिक्स करोगे ना तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर बाद में कोई अच्छा बॉन्ड बन जाए तो कैसा डेविएशन? नेगेटिव। कैसा डेविएशन?
नेगेटिव। और नेगेटिव डेविएशन है ना, तो सीधा देखो डेल्टा वी मिक्सिंग भी लेस देन 0, नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग भी लेस देन 0। ऐसे ही कोई भी एसिड, ध्यान सुनना, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड को तुम पानी में डालोगे ना, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालोगे वो भी नेगेटिव डेविएशन होता है, चाहे पानी में H2SO4 डाल लो, HNO3 डाल लो। अगला एसीटोन प्लस एनिलीन, ये एसीटोन प्लस एनिलीन है, अगर मैं एसीटोन में एनिलीन ऐड कर दूं ये भी नेगेटिव डेविएशन है। दोस्तों पॉजिटिव, पॉजिटिव की पहचान बताऊं, बताओ नेगेटिव की क्या पहचान थी, बाद में बनने वाले क्या बने थे, बताओ पॉजिटिव में बाद में बनने वाले क्या बनेंगे, वीक, कमजोर, बिल्कुल कमजोर। बाद में बनने वाले कमजोर, देखो यहां देखो ए बी जो इंटरेक्शन है दोस्तों वो ए और बी से कमजोर है। क्लियर है? सुनना, बाद में अगर बनने वाले कमजोर बन गए तो ए बी दूर दूर आएंगे, आसानी से उड़कर ऊपर जाएंगे, तो प्रेशर ज्यादा बनाएंगे। प्रेशर क्या बनाएंगे, ज्यादा। प्रेशर ज्यादा बनेगा तो एक्सपेक्टेशन से कोई चीज ज्यादा बनेगी, कैसा डेविएशन, पॉजिटिव। सुनना, और ए बी जब दूर दूर रहेंगे तो स्पेस भी ज्यादा कवर करेंगे, तो वॉल्यूम भी ज्यादा कवर करेंगे, वॉल्यूम ज्यादा कवर करेंगे तो बताओ चेंज इन वॉल्यूम क्या, पॉजिटिव। और एक बात बताऊं, बाद में अगर इंटरेक्शन कमजोर बनेंगे ना, इसका मतलब बाद में एनर्जी रिलीज कम हुई है, ए और बी को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लग गई, तो एनर्जी तोड़ने के लिए ज्यादा लग गई, पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा, नेगेटिव कम, तो डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सिंपल सा एक फंडा बताता हूं, देखो पॉजिटिव डेविएशन है, एक ए है 20 ml का, बी है 30 ml का, मिक्स करोगे तो 50 ml आएगा, 50 ml से ज्यादा, ज्यादा प्रेशर भी उम्मीद से ज्यादा। ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है, मैं आपको वैसे बता देता हूं, जब बाद में बनने वाले इंटरेक्शन कमजोर बने पहले के रिस्पेक्ट में। जैसे इथेनॉल, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पानी, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? इथेनॉल, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पानी, पानी में भी होती है। सेम मॉलिक्यूल्स में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग खतरनाक होती है, मैं आपको बता रहा हूं। इथेनॉल, इथेनॉल में खतरनाक, पानी, पानी में खतरनाक। लेकिन जब मिक्स करते हैं ना तो आपस में अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती, तो बाद में होने वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई वो वीक हो गई, बाद में जो होने वाली है वो वीक हो गई। तो दोस्तों बाद में कोई भी चीज कमजोर बनेगी तो कैसा डेविएशन, पॉजिटिव। एक चीज याद रखना, एसीटोन प्लस इथेनॉल का भी यही रीजन है। ऐसे कहते हैं इथेनॉल, इथेनॉल है ना बढ़िया से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन जब मिक्स करते हो ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, वो अच्छे वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये भी कैसा डेविएशन, पॉजिटिव। और एक तो मैं आपको वैसे ट्रिक बता रहा हूं, मान लो तुमने कुछ ले लिया मिथेनॉल पोलर और तुम उसमें नॉन पोलर मीथेन डाल दो, तो भाई देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी, मीथेन डालने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगी। या तो तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंप्लीट डिस्टर्ब कर दो या तुम उसको वीक कर दो, तुम कमजोर कर दोगे ना बॉन्ड को तो डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? डन? तो ये याद रखना। अच्छा एक हल्का सा कंसेप्ट होता है, ध्यान सुनना, एक ग्राफ का, मैं फटाफट बनाऊंगा, फालतू की बकवास नहीं करूंगा। यहां दोस्तों प्योर ए है, ए का मोल फ्रैक्शन है 1, बी का है 0। धीरे धीरे मैं इसमें बी ऐड कर रहा हूं, धीरे धीरे बी ऐड करूंगा तो धीरे धीरे जाकर बी का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, ए का 0 हो जाएगा। सुनना, जैसे जैसे मैं यहां से यहां जाऊंगा, मैं बी ऐड करता जा रहा हूं तो पी भी दोस्तों इंक्रीज होगा। ठीक है, ये पी बी का कर्व है और यहां पे प्योर बी है तो प्योर बी का प्रेशर पी बी नोट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही देखो यहां ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, यहां 1 है, मैं जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं मैं ए को ऐड कर रहा हूं तो ऐसा महसूस करो पी ए बढ़ता रहेगा, ये पी ए का कर्व है। यहां प्योर ए है तो यहां प्योर ए का प्रेशर पी ए नोट, ये दोस्तों पी ए है, ये पी बी है। टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके, ऐड करोगे ना तो ऐसी रेखा आएगी, लो ऐसी आ गई, ऐसी रेखा। अगर तुम ऐड करोगे तो ऐसी रेखा आएगी। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, ये तो है आइडियल सॉल्यूशन का कर्व। अगर मुझे बनाना हो पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है, मैं आपको ना व्हाइट कलर से पॉजिटिव डेविएशन का बना के बताऊंगा। बताओ पॉजिटिव डेविएशन में क्या होना चाहिए, प्रेशर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, कम, ज्यादा। सुना, देखो पीए एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, ये था पीए आइडियल का, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, ये था पीबी आइडियल का, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, ये था टोटल प्रेशर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। दिख रहा है? सब कुछ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा।
आपको पता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली? इनवर्सली। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो सुनना, अगर कोई पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, अगर कोई पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एक पॉइंट पे देखो मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या? मैक्सिमम। क्या? अगर मिक्सचर का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो पता बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। दोस्तों इस पॉइंट पे जो मिक्सचर होता है ना उसे बोलते हैं एजियोट्रोप। क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप। और खास बात पता क्या है, ये जो मैक्सिमम नहीं आया, जब मिक्सचर का वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया, ये इस पर जो मुझे मिक्सचर मिलेगा मैं उसे एजियोट्रोप बोलूंगा। एजियोट्रोप की एक बड़ी खास बात है, यकीन नहीं होता इस बात पर, मतलब तुमने अगर इस पॉइंट पे जो भी मिक्सचर लिया ना, वो ले लिया ना, तो पता है उससे क्या होगा? दोस्तों लिक्विड्स का जो भी कंपोनेंट्स है उनका लिक्विड फेज में कंपोजिशन और वेपर फेज में कंपोजिशन क्या आएगा? सेम। मान लो मैं कह दूं इस पे ना, इस पॉइंट पे ए और बी एजियोट्रोप बना रहे हैं, ए है 70%, बी है 30% लिक्विड के अंदर, तो पता है जब वो वेपर्स बनाएंगे ना तो वेपर्स के अंदर भी ए कितने परसेंट होगा? 70, बी कितना होगा? 30। कहने का मतलब है एजियोट्रोप एक ऐसा मिक्सचर है लिक्विड्स का जब कंपोनेंट्स का कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में क्या रहता है? सेम, बिल्कुल सेम। अगर मैं तुम्हें दूं एक, जो ये एग्जांपल है, बिल्कुल ध्यान सुनना, ये एजियोट्रोप पता कैसा है? कैसा एजियोट्रोप है जी? ये जो एजियोट्रोप है ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप है। देखो ध्यान सुना, मैं कुछ लिख रहा हूं इधर, ये कैसा डेविएशन था बताना एक बार। सुना मैं कुछ लिख रहा हूं, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन वाले लोगों ने कैसा बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाया? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। भाई साहब मिनिमम बनाया, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाया। चलो भाई मेरा काम खत्म, ठीक है। अब देखो कुछ दिखाऊंगा और फिर रफ कर दूंगा, कुछ दिखाऊंगा फिर रफ कर दूंगा। इस पॉजिटिव का एग्जांपल दूं, पॉजिटिव डेविएशन, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल प्लस पानी है ना, ये बनाते हैं। आप ऐसा करो, इथेनॉल ले लो 95%, पानी ले लो 5%, बन जाएगा, बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसे? अगर तुमसे बोले अरे सर ये तो पॉजिटिव डेविएशन है, कैसा एजियोट्रोप बनाएंगे? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, मैक्सिमम? मिनिमम। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, मैं कोई अलग सा पेन लेता हूं, इसी ग्राफ के अंदर अगर मुझे, ये तो पॉजिटिव डेविएशन की कहानी है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता? सब कुछ एक्सपेक्टेशन से कम। देखो पीए से ऐसे कम हो जाता, दोस्तों पीबी ऐसे कम हो जाता, पीटी ऐसे कम हो जाता, और जब पीटी कम होता, टोटल प्रेशर कम होता, तो एक समय आता जब वेपर प्रेशर मिनिमम होता। वेपर प्रेशर क्या होता? मिनिमम। और जब वेपर प्रेशर मिनिमम होता तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता? मैक्सिमम। और इस पॉइंट पे जो एजियोट्रोप बनता उसे बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैं एक बात कहता हूं, एजियोट्रोप के अंदर, एजियोट्रोप के अंदर जो नेगेटिव डेविएशन वाले लोग हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले लोग हैं, वो दोस्तों मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। उल्टा कर दो, तुम ना उल्टा कर दो, सवाल आते हैं इसलिए कह रहा हूं। देखो पॉजिटिव का उल्टा मिनिमम, नेगेटिव का उल्टा मैक्सिमम, उल्टा कर दो। क्लियर है? अच्छा इसके एग्जांपल क्या है नेगेटिव के? नेगेटिव डेविएशन जैसे HNO3 और पानी होता है। अगर तुम HNO3 ले लो 68% और पानी ले लो 32%, दोस्तों एजियोट्रोप बनाएंगे। एजियोट्रोप का मतलब पता क्या? जब इनके वेपर्स बनेंगे तो बताओ HNO3 भी कितना परसेंट रहेगा उसमें? 68। पानी कितना रहेगा? 32। क्लियर है? डन। अब मैं इसके सवाल कराता हूं, जिस तरह के सवाल इस पे आते हैं। देखो बहुत सी नॉलेज आपको दी, आइडियल नॉन आइडियल की, एजियोट्रोप की। अब इसके सवाल देख लो। डिफाइन एजियोट्रोप्स। What type of azeotrope is formed by the negative deviation? सुनो एजियोट्रोप क्या है? एजियोट्रोप is the mixture of the liquids in which vapor pressure of, बताओ, components in liquid and vapor phase remain same. खत्म। अब बताओ which type of azeotrope is formed by negative deviation? नेगेटिव का उल्टा कर दो, क्या होगा? मैक्सिमा। तो नेगेटिव क्या बनाते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। लो भाई साहब, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप।
गिव इन एन एग्जाम्पल, कोई एजियोट्रोप दे दो यार। एक बताओ, सुना नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, अभी HNO3 प्लस पानी, एग्जाम्पल HNO3 कितने परसेंट होना चाहिए? 68। ये कितना होना चाहिए? क्लियर है? हाँ हो गए। What type of deviation from Raoult's law is observed by mixing chloroform and acetone? पता? अच्छा एक बात आना, सुना ध्यान से सुना, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करने पर बाद में इनके बीच में क्या होती है? अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बाद में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना, बाद में स्ट्रॉन्ग क्या बना? स्ट्रॉन्ग। अगर बाद में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना तो कैसा डेविएशन? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो दोस्तों नेगेटिव डेविएशन है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन काफी फेमस है, ये नेगेटिव डेविएशन है। आगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला सवाल तो देख लो, वाई इज ए डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्विंग ऑन द मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन? एक बात बताओ यार, जब मैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करता हूं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना। एक बात बताओ, हाइड्रोजन कोई भी बॉन्ड बनने से जब ये कंटेनर में आएंगे, अगर इनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो अब ये उड़कर ऊपर क्या जाएंगे? ज्यादा है कम? कम। तो वेपर्स क्या बनेंगे? कम। तो वेपर्स क्या आएगा? वेपर प्रेशर क्या आएगा? कम। इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये तो लिख रखा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड बिटवीन द क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। डन। ये बहुत फेमस है, मैं बता रहा हूं। एजियोट्रोप का सवाल या क्लोरोफॉर्म एसीटोन का सवाल बहुत फेमस है। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन? थोड़ा सा मैं इसको समझा भी देता हूं। ये एसीटोन है, ये इथेनॉल है। अच्छा, इथेनॉल में पहले क्या हो रही थी? अच्छे से भाई जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। पहले हो रही थी, पहले सुनना, पहले हो रही थी। लेकिन जब हमने इसे मिक्स कर दिया तो पता है एसीटोन बीच में घुसकर आ गया, तो उसने इथेनॉल के बीच में बॉन्ड दखल अंदाजी कर दी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं ना कहीं कमजोर हो गए। क्या हो गए? कमजोर। बाद में बनने वाला इंटरेक्शन अगर वीक होगा तो कैसा डेविएशन? पॉजिटिव। वेरी गुड। अगर बाद में बनने वाला इंटरेक्शन दोस्तों इसने इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर दिया तो दोस्तों बाद में अगर वीक बना तो दोस्तों पॉजिटिव डेविएशन। बहुत अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन अगली बात क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इथेनॉल एंड एसीटोन? कैसा डेविएशन है? पॉजिटिव। इसका उल्टा कर दो, मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम। तो क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कई बार दोस्तों एक सिंपल सा सवाल बताता हूं, कई बार कहते हैं डिफाइन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तुम पता क्या करो, जब ऐसा सवाल आए ना तो नेगेटिव डेविएशन के पॉइंट गिनवा दो। जैसे व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन? व्हेन फाइनल AB इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB, चेंज इन वॉल्यूम इज लेस देन 0। क्लियर है? डेल्टा H। तो इस तरह की बातें तुम बता दोगे ना तो तुम उसको डिफाइन ही कर रहे हो। या तुम बता दो P ऑब्जर्व लेस देन P थ्योरेटिकल। नेगेटिव डेविएशन है तो सब कुछ एक्सपेक्टेशन से कम होता है। P ऑब्जर्व लेस देन P थ्योरेटिकल, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0। लेकिन दो चीजें हैं दोस्तों जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई, लेकिन मैं कह रहा हूं दो चीजें हैं। एक तो डेल्टा S मिक्सिंग। आपको पता है डेल्टा S ना एंट्रोपी का चेंज है। अगर मिक्सिंग एक नेचुरल फिनोमेना है, अपने आप हो रहा है, तो डेल्टा S मिक्सिंग सबके लिए, चाहे किसी के लिए ले लो, आइडियल नॉन आइडियल, क्या आएगा? हमेशा ग्रेटर देन 0 सबके लिए। और उसी प्रकार डेल्टा G भी सबके लिए क्या आएगा? लेस देन 0। भाई साहब चाहे प्रोसेस आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा S मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन 0, डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ी सी चर्चा अब करना चाहता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? दोस्तों ऐसी प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करे, जो
सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट की गिनती पर डिपेंड करे, जो इस बात पे निर्भर ना करे कि सोल्यूट आपने कौन सा लिया है, सोल्यूट की मात्रा आपने कितनी ली है इस बात पे निर्भर करे, जिसको यह मतलब नहीं है कि तुमने ग्लूकोज सोल्यूट लिया है, यूरिया लिया है, जिसे बस ये मतलब है तुमने अगर सोल्यूट लिया है तो कितना लिया है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करे, इन्हें बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 तरह की होती है। पहले होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बिल्कुल ध्यान से सुनो, देखो भाई, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लो ये तुम्हारे पास ए है, ए इज द सोलवेंट, ए इज द सोलवेंट। ए इज द सोलवेंट। मैंने इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया, मैंने इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया। आपको पता है जब मैं इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालूंगा तो इसका वेपर प्रेशर दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा। पता क्यों? पहले हर जगह ए के वेपर्स बन रहे थे, लेकिन जैसे मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला, नॉन वोलाटाइल का मतलब जो वेपर्स नहीं बनाता, जैसे मैं बी को डालूंगा तो बी कुछ जगह ए की ले लेगा, तो अब ए को वेपर्स कम बनाने देगा, तो ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है दोस्तों वो आपका कम हो जाएगा। जब मैं प्योर ए ले रहा था ना तो वेपर प्रेशर पता कितना था? PA0। लेकिन जब मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर अब घट गया। अब सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर है वो पता कितना है? PS। पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था PA0, जब मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर घट गया, घटने के बाद वेपर प्रेशर हो गया PS। अब सुनो, PA0 प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होने के बाद हुआ PS, कम होने के बाद हुआ दोस्तों PS। ठीक है, इस PS को कुछ ऐसे लिख लो, कम होने के बाद हो गया दोस्तों PS। तो PA0 माइनस PS अपॉन PA0। अच्छा, व्हाट इज PA0 माइनस PS? देखो, पहले वाला प्रेशर कम होने वाले के बाद, कम होने के बाद वाला प्रेशर। दोस्तों ये क्या है? PA0 माइनस PS क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना लोअर हुआ है। लेकिन अगर मैं इस लोअरिंग को ए के प्योर ए के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखूं तो पता है इसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोस्तों काईबी के बराबर होता है, काईबी। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी दोस्तों एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पता क्यों? बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। भाई साहब, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। देख लो, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बस तुम ना इस रिजल्ट को याद कर लो अगर तुम सवाल बनाना चाहते हो। ये पता क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये पता है कौन सा वेपर प्रेशर है? जब तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो ना तो उसके बाद वाला वेपर प्रेशर। नीचे पता है ये किसका वेपर प्रेशर है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोस्तों काईबी के बराबर है। व्हाट इज काईबी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एंड व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। सीधा इसका सवाल कराता हूं जो एग्जाम में आता है। देखिए यहां पे देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना। 30 ग्राम यूरिया लिया दोस्तों, ध्यान सुनो। 30 ग्राम यूरिया लिया और उसको 846 ग्राम पानी में डाल दिया। उसको 846 ग्राम पानी में डाल दिया। आपको वेपर प्रेशर वाटर का निकालना है। जब मैंने इतने पानी में 846 ग्राम पानी के अंदर दोस्तों 60 ग्राम यूरिया डाल दिया तो आपको अब इसका वेपर प्रेशर बताना है। एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, प्योर पानी का जो वेपर प्रेशर है वो दोस्तों 23.8 mmHg है। प्योर पानी का जो वेपर प्रेशर है वो 23.8 mmHg है। तो प्योर पानी का वेपर प्रेशर,
प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को पीए नोट से रिप्रेजेंट करते थे। कितनी वैल्यू है बताओ? प्योर पानी का कितना दे रखा है? 23.8 जी, 23.8 mmHg। आपसे पता क्या पूछा है कि भाई जब मैं इतना यूरिया इस पानी में डाल दूंगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। तो मुझे पता लग गया ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का सवाल है। दोस्तों मैंने फॉर्मूला लगाया, पीए नोट माइनस पीएस अपॉन पीए नोट इक्वल टू दोस्तों इक्वल टू काई बी। व्हाट इज काई बी? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन दोस्तों टोटल मोल्स। अब देखो एक एक टर्म बताओ। पीए नोट प्योर पानी का वेपर प्रेशर कितना डालूं? 23.8। लो 23.8 डाल दिया। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये तो आपको निकालना है। अब देखो इधर पीए नोट प्योर पानी का वेपर प्रेशर 23.8। अब इधर आ जाओ, व्हाट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट? अच्छा सोल्यूट का मास दे रखा है, कितना दे रखा है? 30। अच्छा मास से मोल्स निकाल सकते हो कैसे? व्हाट इज मोल्स? मास अपॉन मोलर मास। तो देखो 30 अपॉन 60, यूरिया का मोलर मास 60 है, 30 अपॉन 60। ऐसे ही एनबी नीचे भी आ रहा है 30 अपॉन 60। इधर आ जाओ, मोल्स ऑफ सोलवेंट, एन इज द मोल्स ऑफ सोलवेंट। बताओ कितना? मास अपॉन मोलर मास। सोलवेंट कौन है? पानी। पानी का मास कितना है? पानी का मास कितना देर का है? 846। बताओ पानी के मोल्स कितने होंगे? मास अपॉन मोलर मास 846 अपॉन 18। अब एक काम करता हूं, इस एक्सप्रेशन को आगे लिखता हूं, 23 अपॉन 8 माइनस पीएस अपॉन 23.8। इधर आ जाओ, बताओ 30/60 कितना? 0.5। अच्छा ये बताओ 846 अपॉन 18 47। ये दोस्तों आएगा 47 और 30 अपॉन 60 दोबारा से 0.5। दोस्तों यहां से क्या निकलता नजर आ रहा है? यहां से क्या निकलता नजर आ रहा है? पीएस। कैसे निकालोगे? 23 अपॉन 23.8 माइनस पीएस। ये दोस्तों 47.5 है, ये 47.5 है। 47.5 को ले जाओ ऊपर और इस 23.8 को इसके साथ ले जाओ, इसके साथ ले जाओ। यहां से दोस्तों तुम जब पीएस निकालोगे, पीएस तुम्हारा आ जाएगा 23.5 mmHg। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालता हूं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है डिक्रीज? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज होता है, जब भी तो नाम है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। नाम क्या? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले वेपर प्रेशर कितना था? 23.8। अब कितना हो गया? 23.5। लोअर हो गया। तो अगर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का सवाल आ जाए, सीधा ये फॉर्मूला पीए नोट माइनस पीएस अपॉन पीए नोट इक्वल टू काई बी। लेकिन भाई याद रखना, व्हाट इज पीए नोट? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। व्हाट इज पीएस? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। व्हाट इज पीए नोट? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और व्हाट इज काई बी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दोस्तों मैं आगे चलता हूं, यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले मैं आपको ऑस्मोसिस पढ़ाता हूं। ऑस्मोसिस क्या है? देखो ध्यान सुना, ये है मान लो दोस्तों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसकी खास बात होती है ये सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू मूव करने देती है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को नहीं, सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को, सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को। अब एक बात बताओ, मान लो मैं कह दूं ये है प्योर सोलवेंट वाली साइड और ये है दोस्तों सॉल्यूशन वाली साइड। इधर सॉल्यूशन है। कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती है? अपनी हाई टू लो। मेरी बात सुना, कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती है? अपनी हाई टू लो। सोलवेंट ही मूव करेगा। अब सोलवेंट कहां जाता है? जहां प्योर सोलवेंट है। सोलवेंट तो वहां जाता है ना जहां प्योर सोलवेंट है, और जहां सॉल्यूशन बना है वहां कुछ सोल्यूट है, इसका लो सोलवेंट थोड़ा कम है। तो सोलवेंट कैसे मूव करेंगे? सोलवेंट मॉलिक्यूल्स यहां से ऐसे मूव करेंगे। दोस्तों इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का एसपीएम के थ्रू मूव करना
फ्रॉम सोलवेंट टू सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब एक बात बताऊं, ऑस्मोसिस है ना, वो एक दिक्कत है, इसे रोकना होगा। अब रोकेंगे कैसे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो भागे जा रहे हैं दोस्तों, इधर से मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा, मुझे इस साइड से प्रेशर लगाना पड़ेगा। और जब मैं इस साइड से प्रेशर लगाऊंगा ताकि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रुक जाए, इस प्रेशर को जब मैं लगाऊंगा ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, इसी प्रेशर को दोस्तों बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगाते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देख लो, व्हाट इज ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, और द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का भी फॉर्मूला है, इसे दिखाते हैं पाई से। पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला है MRT, पाई इक्वल टू MRT। व्हाट इज M? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। व्हाट इज T? टेम्परेचर इन केल्विन। तो दोस्तों जो पाई है वो आपका MRT के बराबर है। M मोलैरिटी है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। अब एक बात बताऊं, ज्यादातर आप देखोगे ना ऑस्मोटिक प्रेशर ना मैं ATM में निकाल रहा हूं। किस में निकाल रहा हूं? ATM। अगर मैं ये ATM में निकाल रहा हूं तो R की भी वही यूनिट लूंगा जो ATM में होगी। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की ATM लीटर में वैल्यू क्या होती है? 0.0821, 0.0821, 0.0821, 0.0821, 0.081। रिलेटिव लोवरिंग का वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू काई बी। इसका फॉर्मूला क्या है? पाई इक्वल टू MRT। बोलो पाई इक्वल टू MRT। व्हाट इज M? मोलैरिटी। व्हाट इज R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। व्हाट इज T? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को किस में डालोगे? केल्विन। अब यहां पर थोड़ा सा ऑस्मोसिस के बारे में, थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में एक चीज और बताता हूं। मान लो देखो, यह है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दोस्तों ये दो सॉल्यूशन है, इधर है सॉल्यूशन 1, इधर है सॉल्यूशन 2। इसकी कंसंट्रेशन है C1, इसकी कंसंट्रेशन है C2। ठीक है, और मैंने मान लिया C1 जो है वो C2 से ज्यादा है, C1 जो है वो C2 से ज्यादा है। एक बात बताऊं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है। तो यहां पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। ठीक है भाई साहब, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसकी कंसंट्रेशन कम है दोस्तों इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसे हाइपरटोनिक, जिसकी कंसंट्रेशन का हाइपोटोनिक। मुझे बताना है, बताओ ऑस्मोसिस की डायरेक्शन कौन सी होगी? हाइपर टू हाइपो या हाइपो टू हाइपर? कोई भी चीज अपनी हाई टू लो चलती है, कोई भी चीज अपनी हाई टू लो चलती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। पता है कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब क्या है? सोल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट क्या है? कम। वेरी गुड, सॉल्वेंट कम है। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दोस्तों कम है, मतलब सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा। अब बताओ भाई साहब, बताना एक बार जल्दी, सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा? अपनी हाई टू लो, अपनी ज्यादा से कम। तो बताओ हाइपो टू हाइपर। और एक बात बोलूं, अगर मैं सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करूं ना तो ऑस्मोसिस पता कहां से कहां होता है? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगली बात, अगर मैं दो ऐसे सॉल्यूशन ले लूं जिनकी कंसंट्रेशन दोस्तों बिल्कुल बराबर है, अगर मैं दो ऐसे सॉल्यूशन ले लूं जिनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर है, तो बताओ ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? वैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो इधर उधर से पास करेंगे, लेकिन दोस्तों नो नेट ऑस्मोसिस, नेट ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस नहीं होगा। भाई ऑस्मोसिस किस कारण होता है? कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण। और आपने याद कर लिया, ऑस्मोसिस पता कहां होगा? कहां से कहां होगा? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पता हाई टू लो है, लो टू हाई, लो टू हाई। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक तरह का सवाल आता है
एनिमल सेल जो होता है ना, एनिमल सेल दोस्तों, एनिमल सेल के अंदर 0.9% NaCl होता है, 0.9% NaCl। एनिमल सेल के अंदर 0.9% NaCl होता है। अब मान लो इसको, एनिमल सेल को मैं डाल दूं, पता है किसके अंदर? मैं 2% NaCl के अंदर डाल दूं, 2% NaCl के अंदर। बोलो, ये एनिमल सेल था, मान लो, देख लो, ये है मान लो एनिमल सेल, ये है तुम्हारा एनिमल सेल, मैंने इसको डाल दिया 2% NaCl में। बताओ क्या होगा? बताओ, एनिमल सेल के अंदर तो 0.9% है। कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है? बाहर। जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपर, ये हाइपो। पता मूवमेंट कहां से कहां? हाइपो टू हाइपर, अंदर से बाहर, अंदर से। और जब अंदर से बाहर ऑस्मोसिस होगा ना, तो इसे बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? एक्सो ऑस्मोसिस। और मान लो इसी एनिमल सेल को मान लो मैं डाल दूं 0.5% NaCl सॉल्यूशन में, तो पता क्या होगा? बाहर कम कंसंट्रेशन, अंदर ज्यादा। सेल की ज्यादा, सेल की 0.9, बाहर 0.5। बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। मोशन कहां होगा? लो टू हाई, लो टू हाई, 0.5 से 0.9। जब लो टू हाई होगा तो दोस्तों क्या होगा? ऑस्मोसिस अंदर की तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। और एक बात बोलूं, एंडो ऑस्मोसिस होता है जब बाहर से अंदर की तरफ होगा तो ये फूल जाएगा, इसकी स्वेलिंग होगी। क्या होगी? स्वेलिंग। लेकिन जब अंदर से बाहर जाएगा तो ये पिचक जाएगा। क्या होगा? श्रिंक। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं दोस्तों, इस तरह के सवाल आते हैं। देखो, ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कह रहा है ब्लड सेल जो होता है या एनिमल सेल होता है दोस्तों, वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन से बना है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्लेस ब्लड सेल्स इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.2% सोडियम? बताओ भाई, देखो ध्यान सुना। पहला पार्ट, अगर बाहर है 1.2% NaCl और ये ब्लड सेल है, ये लाल लाल सा दिखा देता हूं, लो ब्लड सेल, इसमें है 0.9% NaCl। अंदर लो है, बाहर हाई है। ठीक है, एक तरह से मैंने इसको किस में रख दिया? हाइपर में रख दिया। इसको हाइपरटोनिक में तो रख दिया। बताओ मोशन कहां से कहां होगा? हमेशा याद रखो, लो टू हाई, लो टू हाई। अंदर लो है, बाहर हाई है। बताओ मोशन हुआ जी? क्या हुआ? एंडो ऑस्मोसिस से एक्सो। वेरी गुड, एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस हुआ तो ये श्रिंक हो जाएगा, श्रिंकिंग होगी। ठीक है, लिख के आना होता है, श्रिंकिंग ऑफ सेल, श्रिंकिंग ऑफ सेल, एक्सो ऑस्मोसिस। अब दूसरा देख लो, 0.4% NaCl में रख दिया, 0.4% NaCl सॉल्यूशन में रख दिया। एनिमल सेल 0.9%। बताओ 0.4% इसके रिस्पेक्ट में कम है ज्यादा? कम। कम है तो ये हाइपो है। क्या है? हाइपो। इस बार मैंने हाइपो में रख दिया, हाइपो में रख दिया तो देखो, हाइपो कम से ज्यादा, बाहर से अंदर, इसे बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। बताओ, और एंडोऑस्मोसिस भर जाएगा, क्या होगी? श्रिंकिंग है, स्वेलिंग, स्वेलिंग। तो इस तरह के सवाल दोस्तों आते हैं, इस तरह के सवाल दिखाई देंगे। भाई एक बात याद रखना, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड, या हाई कंसंट्रेटेड टू लो, लो कंसंट्रेटेड टू हाई। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड, बस इतना याद रखना। देखिए, एक सॉल्यूशन दे रखा है आपको 5% ऑफ यूरिया, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, और ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे पूछा है इतने टेम्परेचर पर। देखो एक बात याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है MRT, ये मोलैरिटी है। अब मोलैरिटी तो सीधी दे नहीं रखी, मोलैरिटी तो सीधा दे नहीं रखी, आपको परसेंटेज सॉल्यूशन दे रखा है। मेरा एक सुझाव है, ये जो 5% आपको दे रखा है ना, जो भी इधर परसेंटेज दे रखा है, उसे वेट बाय वॉल्यूम मानिए, इसे वेट बाय वॉल्यूम मानिए। अगर ये 5% वेट बाय वॉल्यूम है तो पता है इसका क्या मतलब है?
बताओ 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अगर 100 ml का सॉल्यूशन बनाऊं, कितने ml का? 100, तो उसके अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम होंगे? 5। इसका मतलब है 5 ग्राम सोल्यूट है यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। शायद से इसकी मदद से मैं मोलैरिटी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? देखो, मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है? मास पता है? मास, मास से क्या निकाल सकता हूं? मोल्स। कैसे? मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। देखो 5/60। नीचे मोलैरिटी में होता है नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो पता है, लेकिन लीटर के अंदर पता है या एमएल के अंदर? एमएल। एमएल को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो? 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। देखो भाई, इसको डिवाइड कर दिया, और ये आर कितना? अगर मैं पाई एटीएम में निकालना चाहता हूं तो आर की वैल्यू डाल दो 0.0821। अच्छा, टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर है दोस्तों 300। तो यहां से जब देखो सारी वैल्यू पुट करके जब तुम पाई निकालोगे तो वो आएगा 20.525 एटीएम। जो तुम्हारा पाई आएगा वो आएगा 20.525 एटीएम। क्या क्लियर है? तो याद रखना, पाई क्या होता है? एमआरटी होता है। अच्छा, मोलैरिटी मुझे सीधा नहीं दे रखी, मुझे दे रखा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मैंने उसकी मदद से मोलैरिटी निकाल लिया। थोड़ा सा खेल है ना, इधर कंसंट्रेशन टर्म्स का भी है। मुझे एक जगह से दूसरी जगह कूदना आना चाहिए, और उसके लिए होते हैं बेसिक्स कि मोलैरिटी का फार्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स। भाई वेट बाय वॉल्यूम से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली? मुझे ये मिला अगर 100 ml का वॉल्यूम है, 100 ml का सॉल्यूशन है, तो उसमें 5 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है यार, ग्राम सॉल्यूट से मोल्स निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml से लीटर में निकाल लिया, आ गया। पाई आ जाएगा 20.525। मैं अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जंप करता हूं दोस्तों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से सुनना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जब मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, मैंने पानी लिया। क्या लिया? पानी। मैंने पानी के अंदर ऊपर से ना नमक डाल दिया। नमक है मेरा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें पता है जब मैं उसमें नमक डालूंगा ना तो पता बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जब मैं नमक को पानी में डाल दूंगा तो अब जो सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा, 100.1 मिलेगा, 100.2 मिलेगा। कहने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, इसलिए इस टॉपिक को बोला जाता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्या लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब तुम प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हो ना तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, बढ़ता है। उस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को दोस्तों बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मान लो पहले था प्योर पानी का था 100 डिग्री, अब हो गया दोस्तों 100.1 डिग्री सेल्सियस। जितना बढ़ा, पता कितना बढ़ा? 0.1। 0.1 इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बात और ध्यान से सुनना, हमेशा बढ़ता है। यह है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। टीबी माइनस टीबी नोट पता है व्हाट इज टीबी नोट? टीबी नोट तो है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, जो जैसे पानी के अंदर मैं कुछ डाल रहा हूं, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। एंड व्हाट इज टीबी? टीबी है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से सुनो, व्हाट इज टीबी नोट? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। एंड व्हाट इज टीबी? जब मैंने नमक पानी में डाल दिया ना, नमक पानी में डाल दिया तो उसके बाद जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो टीबी। मतलब प्योर सॉल्वेंट का क्या है? टीबी नोट। सॉल्यूशन का क्या है? टीबी। किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? सॉल्यूशन। तो इसलिए ज्यादा माइनस कम, टीबी माइनस टीबी नोट, दिस इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पता है किसके बराबर है? केबी इंटू एम। व्हाट इज केबी? केबी दोस्तों एक कांस्टेंट होता है जिसे बोलता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एंड एम इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद है? पता क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये जो केबी है ना, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है।
भाई साहब ये Kb ना सोलवेंट पे डिपेंड करता है, पानी का अलग Kb होगा, बेंजीन का अलग होगा, अलग अलग सोलवेंट का अलग अलग Kb होगा। तो देखो तुमने दो फॉर्मूले अब तक याद करे, क्या याद करा था, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू KIB, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा तुमने ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या याद करा था, पाई इक्वल टू MRT। तीसरा अब याद तुमने करा डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। डेल्टा TB, व्हाट इज डेल्टा TB, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, बाद वाला सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज KB, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, ये मोलैलिटी है। अब एक बात तुम्हें बताना चाहता था, इधर ही मैं बात करना चाहता हूं, इधर ही वेंटो फैक्टर की। देखिए दोस्तों, वेंटो फैक्टर क्या होता है असल में, देखो अब तक जो मैंने सवाल करे ना, मैंने ऐसा माना है ना तो आपका सोल्यूट पानी में जाने के बाद, सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हुआ, ना ही एसोसिएट हुआ, ना तो आपका सोल्यूट टूटा और ना ही जुड़ा। मान लो आपने ना सोल्यूट के 5 मोल डाले तो सॉल्यूशन में जाने के बाद भी वो 5 रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मान लो, सुनो, मैंने NaCl को पानी में डाला, मैंने सोचा एक NaCl है, पानी में डाल दिया, उसके टुकड़े हो गए, एक Na प्लस बना, एक Cl माइनस बना, कितने टुकड़े हो गए, 2। तो कई बार मुझे जो लगता है वो होता नहीं है, ठीक है। और वहीं पर आता है दोस्तों वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर बताता है कि डालने के बाद मोल्स सच में कितने टाइम्स हो गए। मान लो तुमने एक NaCl का मोल डाला, डालने के बाद कितने हो गए, 2, तो पता मोल्स कितने टाइम्स हो गए, 1 से 2, डबल हो गए, क्या हो गए, डबल। तो आई पता क्या होगा, आई होगा 2। आई तुम्हें ये बताता है मोल्स कितने टाइम्स होते हैं, सिंपल सा एक फंडा है, आई तुम्हें बताता है मोल्स कितने टाइम्स होते हैं। देखो आई टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ये तो मैंने टूटने वाला केस लिया, एक जुड़ने वाला केस भी हो सकता था। बाद वाले मोल्स अपॉन पहले वाले मोल्स, यही तो बताएगा हमें मोल्स कितने टाइम्स होंगे, बाद वाले मोल्स अपॉन पहले वाले मोल्स। फिर एक चीज, इससे ना सारा गेम चेंज हो जाएगा, सब कुछ जितने तुमने फॉर्मूले पढ़े हैं सारे रिनोवेट हो जाएंगे। क्यों, एक बात बताओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो मोल्स पे डिपेंड करती है। अगर मोल्स ही चेंज हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। तो जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड तो तुम्हारी पहले वाली, ऑब्जर्व्ड है अब जो नहीं आएगी। जब ऐसा काम होने लग जाए ना, कोई चीज टूटने लग जाए, जुड़ने लग जाए, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पिक्चर में आती है। तो आपको एक बात बताऊं, इस कैलकुलेटेड को ऊपर ले जाओ, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पता क्या होगी, आई इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड तो पहले वाली है, और अब जब कोई चीज टूट रही है, जुड़ रही है, ये आपकी रियल है। तो जो रियल होगी ना, रियल, अब चाहे टूटे जुड़े कुछ भी हो, रियल पुराने वाली इंटू आई, मतलब आई का जो फैक्टर है वो अब पिक्चर में आने वाला है। ऐसे ही कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, ये पुराना मॉलिक्यूलर मास है, पुराना मॉलिक्यूलर मास, और एक है ऑब्जर्व्ड नया मॉलिक्यूलर मास। तो आई देखो क्या है, पुराना मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड नया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब सीधी बात मैं आपको बता देता हूं, देखो आई की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट समझते हो, जो पानी में डालने के बाद अपने आप को तोड़ते हैं, जो अपना डिसोसिएशन करते हैं, जैसे NaCl है, MgCl2 है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये सब अपने आप को तोड़ेंगे। जनरली आपके आयनिक कंपाउंड्स है ना, अपने आप को ब्रेक करते हैं, जनरली आपके आयनिक कंपाउंड्स अपने आप को क्या करते हैं, ब्रेक, अपने आप को तोड़ते हैं। अब एक छोटी चीज बताऊंगा, आई का फॉर्मूला है 1 + n-1 इंटू अल्फा। अल्फा पता क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा है दोस्तों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक मतलब होता है कि एक में से कितना टूटा। मेरी बात सुनना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब पता क्या है, एक में से कितना टूटा। जैसे मान लो 30% टूट गया, कितने परसेंट, 30, तो एक में से कितना टूटा, 0.3। मान लो कोई 40% टूट गया, तो एक में से कितना टूटा, 0.4। तो आई का फॉर्मूला सीधा है भाई, सीधा 1 + n-1 अल्फा। ये अल्फा है, कंफ्यूज मत होना, ये अल्फा है। व्हाट इज n, अब बताता हूं n क्या है। जैसे देखो NaCl के लिए आई लिखना है 1 + NaCl में गिन लो कैटायन एनायन टोटल कितने हैं, पता कितने हैं,
एक Na एक Cl, एक कैटायन एक एनायन, कितना है 2, 2 माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस, अच्छा 2 माइनस 1 कितना 1, 1 1 इंटू अल्फा, अल्फा। इधर आ जाओ MgCl2 के लिए, सुना 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अच्छा बताओ टोटल कैटायन एनायन गिन लो, एक कैटायन MgCl कितने 2, 2 एनायन, टोटल कैटायन एनायन कितने 3, 3 माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस 3 माइनस 1 कितना 2, 2 अल्फा। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए 1 प्लस, बताओ कितने टोटल आयंस 5, 5 देखो 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, देख लो 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, 5 माइनस 1 अल्फा, लो 1 प्लस 4 अल्फा। और एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनना, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ नहीं दे रखा ना, तो कई बार हम मान लेते हैं कि 100% टूट गया, और जब 100% टूट जाता है ना तो I सीधा N के बराबर हो जाता है, समझ गए, N के बराबर मतलब NaCl। अगर कुछ नहीं दे रखा तो मैं मान लेता हूं 100% डिसोसिएशन है, तो I N के बराबर हो जाता है। बताओ कितने आयंस है 2, तो I इसका पता कितना हो जाएगा 2, लेकिन कब होगा ये 2, जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा 100%। बताओ इसका I कितना होगा 3, इसका कितना होगा 5, ये कब होगा, कब होगा ये, जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो। कुछ नहीं दे रखा मैं कंप्लीट मान के चलूंगा, कुछ नहीं दे रखा मैं कंप्लीट मान के चलूंगा। क्लियर है, आगे आ जाओ दोस्तों। कुछ ऐसे लोग भी हैं, अब ये देखो, कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, यहां नीचे लिखता हूं, जो अपने आप को दोस्तों डाइमराइज करते हैं, ट्राइमराइज करते हैं। मतलब मैंने कंटेनर में डाला, बता देता हूं, जैसे मैंने एसिटिक एसिड को कंटेनर में डाला, तो एसिटिक एसिड पता क्या करता है, अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है, चिपक जाता है, डाइमराइज कर लेता है। मतलब ये एसोसिएशन करेगा, क्या करेगा, एसोसिएशन। और जो लोग एसोसिएशन करते हैं ना, तो एसोसिएशन का भी एक एक्सटेंट होता है, कितने % एसोसिएशन हो रहा है, क्या सारे जितना भी है सारे जुड़ रहे हैं, क्या उसका कुछ पोर्शन जुड़ रहा है। इसमें भी ऐसे होता है, एक अल्फा होता है जिसका मतलब होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, 40% जुड़ा, 50% जुड़ा। यहां पे भी I का फॉर्मूला है, बस एक अंतर है फॉर्मूले में। यहां पता क्या था 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, यहां n की जगह पुट कर दिया 1 माइनस n, 1 माइनस अरे 1 अपॉन n, क्या पुट कर दिया 1 अपॉन n। लेकिन n का ना इधर मतलब अलग है, जैसे डाइमराइज कर रहा है तो n का मतलब पता क्या है, अगर कोई डाइमराइज कर रहा है तो पता है n का क्या मतलब है 2, डाइमराइज का मतलब 2 मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं, मान लो 3 मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं, ट्राइमराइज कर रहा है तो n पता कितना है 3, तो n इधर कुछ और बताता है, n इधर बताता है डाइमराइज हो रहा है, ट्राइमराइज हो रहा है। क्लियर है, याद रखोगे ये चीज, ठीक है। बताओ जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनका डिसोसिएशन हो रहा है, उनका I का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। व्हाट इज n, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। लेकिन जब एसोसिएशन होता है तो I का फॉर्मूला है 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा। व्हाट इज n, n बताता है आपका डाइमराइज हुआ, ट्राइमराइज हुआ, ट्राइमराइज हुआ तो n क्या है 2, ट्राइमराइज हुआ तो 3। अब एक सिंपल सी बात आपको बता देता हूं, ये जो फॉर्मूले मैंने सीधे लगाए हैं ना, अब सीधी बात करता हूं, मुद्दे की बात करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। भाई साहब ये जो फॉर्मूले मैंने लगाए हैं, ये वाला जो लगाया है, यहां वैसे I होता है, यहां I होता है, सुनना, यहां I होता है, लेना चाहिए मुझे I, लेकिन अब तक मैं I पता क्यों सवालों में ले रहा था, ऐसे सोल्यूट भी तो होते हैं जो अपना डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं करते, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। अगर यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज ये सब आ जाए तो पुराने वाले फॉर्मूले जिंदाबाद, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू काई पाई इक्वल टू MRT, पुराने फॉर्मूले जिंदाबाद, मतलब पुराने फॉर्मूले लग जाएंगे। पता ये कब लगेगा, सुना, ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, ये जब लगेगा जब ना तो डिसोसिएशन ना एसोसिएशन, क्योंकि उनके लिए I1 होता है, I क्या होता है 1, लो है ना लो बात सेम, लो है ना लो बात सेम। लेकिन अगर मान लो डिसोसिएशन एसोसिएशन हो गया तो उस केस में दोस्तों I हमें लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको I की फॉर्म में लिख देता हूं। अब तुम्हारे लिए एक चीज बता रहा हूं मैं, सुनो, अगर यूरिया आ जाए, ग्लूकोज आ जाए, सुना, सुक्रोज आ जाए, कितनी अच्छी बात तुम्हें बताऊंगा, इनके लिए ना I हमेशा लिखो, I हमेशा लिखो, लेकिन अगर यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज ये सब आ जाए I1 पुट कर दो, ठीक है। मैं कह रहा हूं I हमेशा लिखो,
आई हमेशा लिखो, लेकिन अगर यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज आ जाए तो आई को 1 पुट कर दो, क्योंकि ऐसे सोल्यूट है ना तो ये क्या करते हैं अपना डिसोसिएशन, ना ही क्या करते हैं एसोसिएशन। क्लियर है? अब भाई देखो सवालों से ही पता लगेगा, इससे तो क्या पता लगेगा, थोड़ा सा मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है। अच्छा एक बात और बता देता हूं, देखो 1 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 1, तो आई दोस्तों ग्रेटर देन 1, ठीक है। लेकिन जब ये तुम निकालोगे ना तो ये आई लेस देन 1 आएगा। डिसोसिएशन का आई ग्रेटर देन 1 आता है, एसोसिएशन का लेस देन 1 आता है। अब मैं सवाल पर बढ़ता हूं बिना समय व्यर्थ करे, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें थोड़ा सा फील होगा, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, ग्लाइसरॉल भी बोल देते हैं। ग्लाइसरॉल भी दोस्तों एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ना तो ये अपना एसोसिएशन करेगा ना डिसोसिएशन, तो इसके आई को 1 पुट कर लेना। मैं कह रहा हूं तुम हर फॉर्मूले में आई लिखो, मैं कह रहा हूं हर फॉर्मूले में आई लिखो, लेकिन जिसका डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज ग्लाइसरॉल इथाइलिन ग्लाइकोल, इनके आई को 1 ले लेना। किसकी बात कर रहा है? ये कह रहा है जी कुछ ग्लिसरॉल डाल दिया 500 ग्राम पानी में, बताओ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता कितना हो गया? 100.42। और वैसे प्योर पानी का पता कितना होता है? 100। तुम समझ गए? प्योर पानी था, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100, मैंने उसके अंदर ग्लिसरॉल डाल दिया, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जब भी मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। कितना हो गया? 100.42। कह रहा है बताओ ग्लिसरॉल का कितना मास डाले। मुझे समझ में आ गया भाई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की बात करी जा रही है। मैं कह रहा हूं कुछ मत दिमाग लगाओ, डेल्टा टीबी इक्वल टू बताओ केबी इंटू एम। मैं कह रहा हूं आई लिखो, लिख दो राइट साइड में ना, हमेशा आई लिखो। लेकिन आपको पता है ग्लिसरॉल कैसा सोल्यूट है? नॉन वोलेटाइल, तो आई 1 हो जाएगा, पुट कर देंगे, कोई बात नहीं। अब बताओ डेल्टा टीबी क्या होता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का, आई कितना जी? 1। अच्छा जी केबी कितना? केबी पानी की प्रॉपर्टी है, केबी पानी का कितना दे रखा है? 0.512। अच्छा जी मोलैलिटी सुनना, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मुझे सोल्यूट का मास निकालना है। अगर मैं मान लूं मास ऑफ सोल्यूट, सुना, मास ऑफ सोल्यूट अगर मैं मान लूं m, बताओ मोल्स कितना होगा जी? मास अपॉन मोलर मास, बताओ सोल्यूट का मोलर मास। ग्लिसरॉल फॉर्मूला दे रखा है, जब तुम इसका मोलर मास निकालोगे ना पता कितना आएगा? 92 मास अपॉन मोलर मास। ये हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैलिटी के फॉर्मूले में नीचे क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बताओ कि सॉल्वेंट का मास दे रखा है, कितना दे रखा है? ग्राम में दे रखा है, मुझे किसमें चाहिए? केजी। 500/18। लो भाई साहब आ गया सॉल्वेंट का मास केजी के अंदर। अच्छा सुनो, अभी टीबी कितना है? टीबी सॉरी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे देखो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकालना था, यह है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ग्राम को केजी में निकालोगे तो 1000 से क्या करोगे? डिवाइड, ठीक है भाई। 500 ग्राम है, मुझे केजी में चाहिए तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, बहुत अच्छे। अच्छा बताओ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है? 100.42। प्योर सॉल्वेंट का 100, पानी का 0.512। ये आ जाओ m अपॉन 92, 500/1000। अब थोड़ा सा इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूं, सुना। ये क्या है? 0.5, ये 0.5 है जी, 0.5, 0.5 इंटू 92, 0.5 इंटू 92 46। अच्छा 100.42 माइनस 100 कितना? 0.42। इधर आ जाओ, यह है, सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनो, ये मास 0.5 इंटू 92 46, 46 को उधर ले जाओ ऊपर, ले गया। और सुनो यह 0.512, इसको नीचे ले जाओ, ले गया नीचे। ये आ गया मास। जब इस मास की वैल्यू निकालोगे पता कितनी आएगी? 37.73 ग्राम। इस मास की वैल्यू आ जाएगी 37.73 ग्राम। आप एक बात समझे, मैं आपको ये सिखा रहा हूं, आई हमेशा लो,
आई हमेशा लो। लेकिन अगर यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सब आ जाए तो आई क्या पुट कर दो 1। ठीक है, देखना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें एक एक चीज का मतलब तो पता लगा। ये क्या है? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, फाइनल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। केबी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट के लिए केबी दिया मिलेगा। व्हाट इज मोलैलिटी? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन केजी ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको इस आई की वैल्यू आज बताने वाला हूं भाई। ये आई का लेना कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वेंटो फैक्टर पे सवाल आता है। सुनो, ये कह रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट निकालो। 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लिया। मैग्नीशियम सल्फेट इज द आयनिक इलेक्ट्रोलाइट। बताओ मैग्नीशियम सल्फेट अपना क्या करेगा? डिसोसिएशन। क्या करेगा? डिसोसिएशन। इसको डाल दिया पानी में, 100 ग्राम पानी में। एज्यूमिंग मैग्नीशियम सल्फेट अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन। भाई साहब, मैग्नीशियम सल्फेट अपना डिसोसिएशन करता है। कुछ नहीं दे रखा, ये कह रखा है ये तो कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है। और अगर कंप्लीट कर रहा है तो आई बताओ किसके बराबर होता है? एन। बताओगे इसमें कितने आयंस हैं? एक Mg है, एक सल्फेट है। कितने? 2 है। तो आई कितना होगा? 2। अब सुनो, जो कह रहा है ना, मुझे पता लगा बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। फॉर्मूला लगा दो। मैं कह रहा हूं भाई, ये फॉर्मूला तो दुनिया जानती है। मैं कह रहा हूं हमेशा आई लगाना, हमेशा आई लगाना। और जो भी आई की वैल्यू हो, अगर यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज ये सब दे भी रखे तो आई 1 पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन ये भी तो संभावना है कि ऐसा सॉल्यूट मिल जाए जिसका डिसोसिएशन हो रहा हो या क्या हो रहा हो, एसोसिएशन। तो सुनो, अब मुझे क्या निकालना है? कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। दोस्तों मुझे टीबी निकालना है। डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नोट। अच्छा, आई कितना जी? 2। केबी कितना है पानी का? 0.52। अच्छा, मोलैलिटी कोई बताएगा मुझे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 4। मोल्स कैसे निकालोगे? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ब्रैकेट में है, मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास कितना है? 100। केजी में कितना होगा? 1000 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड करूंगा जी। लो, कर दिया डिवाइड। ठीक है, लेकिन एक बात सुनना, सही है, सब सही है। टीबी ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जी? डिग्री सेल्सियस में बता दो। 100। कितना होता है? 100 होता है। और ये वैल्यू सुनो, ये जब सोल्व करोगे, ये पूरा जब सोल्व करोगे, बताओ कितना आएगा? यहां पर 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया। इस 0 से ये 0 गया, 1/3। ये दोस्तों आएगा, ये आएगा 0.34। ये आएगा 0.34। और जब मैं टीबी निकालूंगा, भाई टीबी नोट मैंने किस में माना है? डिग्री सेल्सियस। तो टीबी भी किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस। तो 100 प्लस 0.34 कितना आएगा जी? 100.34। अब मैं एक आपसे एक सवाल पूछूं, प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? कितना था? 100। जब तूने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? बढ़ा, एलिवेट हुआ। जब भी तो टॉपिक का नाम क्या है? डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन किसको लेना मत भूलना? आई को लेना मत भूलना। और इधर तो माना है भाई वो कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया। जब भी कंप्लीट आयनाइजेशन होता है ना तो आई एन के बराबर होता है। मान लो, लेकिन तुम मान लो कंप्लीट आयनाइजेशन ना हो। अगर कभी कंप्लीट आयनाइजेशन ना हो तो हम क्या करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में सुन लो। मान लो दोस्तों, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, मैंने पानी लिया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है जब मैं इसके अंदर नमक डालूंगा ना तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। क्या पता नमक डालने के बाद अब मैं इसके फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए -1। जो चीज घटती है
जो डिप्रेस हो गई, बताओ एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, इसलिए दोस्तों इसे बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो याद देखो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होगा, और इसी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को दोस्तों बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन अब एक बात सुनना बहुत गौर से, बहुत ध्यान से। देखो, जैसा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है ना, कुछ वैसा वैसा इसका फॉर्मूला है। अब तक आपने 3 फॉर्मूले याद करे, पता कौन कौन से? PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू काई बी, पाई इक्वल टू MRT, डेल्टा टी बी इक्वल टू KB इंटू M। लेकिन अब क्या लगाना नहीं भूलोगे, राइट में आई, राइट में आई। हर फॉर्मूले के राइट में आई आएगा, राइट में क्या आएगा? आई। लेकिन अगर यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल ये सब आ जाए तो आई को क्या पुट कर दोगे? 1। लेकिन मान लो आयनिक सोल्ट आ जाए, NaCl, MgCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो आई का फॉर्मूला 1 + n-1 अल्फा, और कंप्लीट टूट जाए तो आई इक्वल टू n। इतनी बात मैंने कंप्लीट करी। अब गौर से सुनो, सेम वैसा ही फॉर्मूला है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में था डेल्टा TB, इधर है डेल्टा TF, उधर था KB, इधर है KF। व्हाट इज डेल्टा TF? फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। लेकिन ये वैल्यू ना पॉजिटिव होनी चाहिए। अब सुनो, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF0, ठीक है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट TF। बताओ वैसे डिप्रेशन कितने डिग्री का हुआ? 1 का। कैसे निकालोगे डिप्रेशन? TF0 माइनस TF या TF माइनस TF0? TF0 माइनस TF, TF0 माइनस TF। जब 0 में से -1 माइनस करूंगा, 0 में से -1 माइनस करूंगा, जब भी तो 1 आएगा। 0 माइनस, जब 0 में से -1 माइनस करूंगा, जब भी तो 1 आएगा। तो सुनना, हमेशा ना कोई भी चीज हमें बतानी हो, जैसे डिप्रेशन पॉजिटिव बताना है तो ज्यादा माइनस कम। अरे TF0 तो ज्यादा है, बाद वाला फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो ज्यादा माइनस कम। तो डेल्टा TF क्या होगा पता? डेल्टा TF होगा TF0 माइनस TF। बस यही अंतर है ना। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? क्या था उधर? TB माइनस TB0। इधर क्या है? TF0 माइनस TF। सुनो, KF क्या है? हर सॉल्वेंट का अलग अलग KF होता है, पानी का भी कुछ KF है। इसे बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दोस्तों M है मोलैलिटी। लेकिन इधर भी अब मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, इधर भी क्या लगाना मत भूलना, कभी भी आई हमेशा लगाना, ठीक है। प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट सबको याद है कितना होता है? 0, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? 1 atm। तो अगर कहीं आपको जरूरत पड़े ना, आपको सिचुएशन दे रखी है, बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का टेम्परेचर दे रखा है 373 केल्विन, तो उसका वेपर प्रेशर ले लेना 1 atm। 1 atm समझते हो? 760 mmHg। मान लो आपको कभी कभी प्योर पानी का क्या दिया, प्योर पानी है 373 केल्विन टेम्परेचर पर, और उसका आपको वेपर प्रेशर नहीं बताया। लेकिन आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या होता है? 1 atm। किसके बराबर? 760 mmHg। ले लोगे ना, ठीक है। लेकिन मैं यहां बात करता हूं, सुना, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम KCl। अरे KCl तो टूटने वाला सोल्यूट है, इसलिए कहता हूं आई को हमेशा लेना। कह रहा है डिजोल्व कर दिया 100 ग्राम वाटर में, एज्यूमिंग KCl टू बी 92% आयनाइज। कह रहा है कितना टूटेगा KCl? अरे ये तो 92% तो 100 में से टूटा है ना, एक में से कितना टूटेगा? एक में से कितना टूटेगा? अगर कोई 30% टूट रहा था तो एक में से कितना टूटा? 0.3। अगर 92% टूट रहा है तो एक में से कितना टूटा? 0.92। अच्छा सुनो, सबसे पहले आई निकालो। क्या निकालो? आई क्या होता है? 1 + n-1 इंटू अल्फा। अच्छा बताओ KCl के लिए, बताओ KCl में कितने आयंस हैं? 2 - 1 इंटू अल्फा, 1 + 1 इंटू अल्फा। तो बता आई कितना हुआ जी?
0.92 ले लो, ये हो जाएगा 1.92। अब मेरी बात इधर ध्यान से सुनो, मैं सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। इसके बाद ना एक अंतिम सवाल हो रहा है, ठीक है, फिर खत्म सॉल्यूशन, लेकिन ये करके जाना। यहां पर बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई साहब, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करी गई है। सवाल बता देता हूं, तुम्हें कह रखा है इतना ग्राम सोल्यूट इतने पानी में डाल दिया, तुम्हें जो भी सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हें निकालना है। जो भी सॉल्यूशन बना उसका क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट। और प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। मेरी बात सुनो, अगर मुझे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है? डेल्टा टीएफ किसके बराबर? केएफ इंटू एम। लेकिन क्या लगाना मत भूलना, आई तो लगाना ही है, ठीक है। अब सुना मेरी बात, डेल्टा टीएफ क्या होता है? टीएफ माइनस टीएफ नोट या टीएफ नोट माइनस टीएफ? टीएफ नोट माइनस टीएफ। दोस्तों आई कितना? 1.92। व्हाट इज केएफ? पानी का केएफ दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.86। अच्छा, मोलैलिटी कितनी होती है? मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल ध्यान सुनना। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मास है 0.5, बताओ मोल्स कितना होगा? 0.5 अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है? 74.5। अच्छा, सॉल्वेंट का मास केजी में, ग्राम में तो दे रखा है 100, केजी में कितना होगा? 1000 से क्या कर दोगे? डिवाइड, 1000 से डिवाइड। अब मेरी बात इधर ध्यान से सुनना, ये है क्या है? प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है? वैसे हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन एग्जैक्ट है ना 273 केल्विन होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट होता है 273.15। 273.15 माइनस टीएफ। दोस्तों ये वैल्यू जब निकालोगे पता कितनी आएगी? मैं जानता हूं, ये वैल्यू आएगी 0.24, ठीक है, ये वैल्यू आएगी 0.24। 0.24 आ गई, इसको उधर ले जाओ। पता टीएफ कैसे निकालोगे? टीएफ को इधर ले जाओ, 273.15 में से 0.24 माइनस कर दोगे, बताओ कितना आएगा? ये आएगा 272.91 केल्विन, ठीक है। आपने इससे क्या सीखा? मैं आपको ना ये सिखा रहा हूं आई की वैल्यू कैसे लेनी है, क्या लेनी है, मैं आपको मेनली ये सिखा रहा हूं, और मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करने सिखा रहा हूं। कर लोगे? बस एक अंतिम सवाल है। देखो भाई, तुमने डिसोसिएशन के सवाल मैंने 1-2 तुम्हें करवा दिए, अब एक एसोसिएशन का नॉर्मल सवाल है, मतलब उन्होंने बताया नहीं है ये एसोसिएशन है डिसोसिएशन। एक आपको सवाल दिया, कहा कि देखा इतना बेंजोइक एसिड है, उसे इतने बेंजीन में डाल दिया, दोस्तों डिप्रेशन हुआ। पता कितने का डिप्रेशन हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट में इतने का डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन का मतलब समझते हो? तुम्हें टीएफ दिया है, डेल्टा टीएफ, कोई बताएगा? तुम्हें डिप्रेशन ही दे दिया। डिप्रेशन क्या है? टीएफ है, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ है जी। तुम्हें वेंटो फैक्टर बताना है कितना है, तुम्हें आई निकालना है। मैं कह रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है ना, तो तुम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा टीएफ क्या होता है? डेल्टा टीएफ क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम। अच्छा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बताओगे कितना है? 1.62। दोस्तों आई निकालना है, कोई बात नहीं निकाल देंगे। के एफ कितना दे रखा है? के एफ, अरे के एफ बेंजीन का के एफ। अच्छा वैसे के एफ किसकी प्रॉपर्टी होती है? सोल्यूट या सोलवेंट? सोलवेंट। इधर सोलवेंट क्या है? पानी या बेंजीन? बेंजीन। बेंजीन का के एफ कितना दे रखा है? 4.9। अच्छा मोलैलिटी निकाल सकते हो? मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन केजी ऑफ सोलवेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा? ये देख, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मास से मोल्स निकालना है। कैसे निकालोगे बता? मास अपॉन मोलर मास। बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना दे रखा है? 122। मास अपॉन मोलर मास। नीचे मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, केजी का मास कितना है? 49 ग्राम। अरे यार सोलवेंट का मास कितना है? ये थोड़ा आवाज ज्यादा आ रही है, 1 मिनट रुकिए बस। सोलवेंट का मास है 49 ग्राम, केजी में कितना होगा? 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब ऐसे करोगे ना तो ध्यान सुनो, आई की इधर से वैल्यू निकालोगे 1.62। देखो ये यहां से कटा 10, इससे ये कटा
दोस्तों ये 100 ऊपर जाएगा, ठीक है, 122 नीचे 3.9, ठीक कर रहा है। ये जो 100 है, सुनना, ये जो 100 है, ये जब 100 इधर जाएगा तो 100 आपको ऐसे दिखाई देगा, 122 ऊपर जाएगा, 3.9 नीचे आएगा। ये वैल्यू भी मुझे याद है 0.507, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर आई 1 से कम हो गया, आई अगर 1 से कम आ गया, ये बता क्या हुआ, डिसोसिएशन या एसोसिएशन? एसोसिएशन। तो पहले तो तुमने आई सीधा निकाल लिया और फिर तुमने कह दिया ये एसोसिएशन हो गया। क्या हो गया? एसोसिएशन। और तुम्हें एक बात बोलूं, अगर एग्जामिनर ढंग का होता ना तो तुम्हें यह भी कहता अल्फा क्या है, अल्फा क्या है। अगर मैं तुम्हें कह दूं ये डाइमराइज हुआ है, अगर डाइमराइज हुआ है तो तुम बस एक बात, सिंपल सी बात बता दो, इधर एन क्या लोगे, डाइमराइज हुआ है तो 2, आई पुट करके दोस्तों अल्फा निकाल लोगे। क्या निकालोगे? अल्फा। ठीक है दोस्तों, इन सवालों की प्रैक्टिस करिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने डिस्कस करे हैं, पूरा सॉल्यूशन मैंने डिस्कस कर दिया विद कंसेप्ट। थैंक यू।